वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा गाउस का नियम या गाउसेज लॉ। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला जो आपका पेपर है या जो बुक है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यह एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि गाउसेज लॉ तक पहुंचने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है उनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और चूंकि आपका सिलेबस जो स्टार्ट हो रहा है वो इसी टॉपिक से हो रहा है, लेकिन ये टॉपिक हमें तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जब हमें कुछ बेसिक जानकारियां पहले से हो। इसीलिए आप देखिएगा कि एप्लीकेशन पर जो मैंने कोर्स को डेवलप कर रखा है उसके अंतर्गत हमने यूनिट वाइज सिलेबस तो बनाया है, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर का भी मैंने एक उसमें फोल्डर बनाया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे उसका क्या रोल है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उसके अंतर्गत हम लोग, अभी तो 8 वीडियो है, 3-4 वीडियो में उसमें और अपलोड करूंगा। उसका मेन मकसद यह है कि उन वीडियो में जो टॉपिक है वो आप जरूर एक बार कीजिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है, छोटी छोटी वीडियो है। उन वीडियो को करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि बहुत सी बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। हालांकि उसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो क्लास 12th में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से वहां अपलोड किया गया है। बहुत सी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि हम बिल्कुल सिलेबस को स्टार्ट करें उससे पहले उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर का आइडिया आप जरूर लेते हुए चलें, ताकि इन चीजों को समझने में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अदरवाइज फिर इनको रटना पड़ेगा, फिर कोई चीज बीच में आएगी, आप सोचोगे कहां से आई, और उन चीजों को इस लेक्चर के साथ मुझे समझाना वैसे पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, अलग से ही एक लेक्चर सीरीज या एक फोल्डर बना दिया ताकि आप वहां से रेफर करते रहें। तो अब देखिए, जब हम गाउस के नियम को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंतर्गत जो बेसिक चीजें होती है कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। फिर आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि कोई भी जो चार्ज है, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, पॉइंट चार्ज कोई भी, मैं किसका एग्जांपल लिया, मैंने एक शब्द बोला यहां पर पॉइंट चार्ज, जिसको हम कहते हैं बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, सॉरी, इस तरह से जो आप बनाते हो, तो आपको चीज पता होनी चाहिए कि जो कोई भी जो पॉइंट चार्ज होता है उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, या वो पॉइंट चार्ज क्या करता है, अपने चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र बनाता है। वो जो प्रभाव क्षेत्र होता है उस प्रभाव क्षेत्र का हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कुछ नहीं है, कोई भी जो चार्ज होगा उसके चारों तरफ का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होगा, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये इसकी एक सामान्य सी डेफिनेशन हो गई। अब इसको अगर मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि आप कैसे विजुअलाइज करोगे, तो आपने एक शब्द सुना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। वैसे पुराने लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा, लेकिन फिर भी यह सुन लीजिए आप, एक शब्द आप बार बार सुनोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको आप कहते हो विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। इनका वैसे वास्तव में कोई औचित्य अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या दर्शाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, वो हम किसकी सहायता से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से दर्शाते हैं। और आपने ऐसा देखा भी होगा कि जो प्लस चार्ज होता है उससे जब आप बल रेखाएं बनाते थे तो आप इस तरह से बनाते थे, उससे दूर की ओर, अगर आपको पता हो तो इस प्रकार से आपने बल रेखाएं बनाई होगी, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी हो तो इस प्रकार से हम प्लस के लिए बनाते दूर की तरफ, और माइनस होता है तो ये एरो इधर लग जाते हैं। एक चीज आपको यह भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपने बेसिक पढ़ा होगा, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/r² के समानुपाती होता है, यानी r ज्यादा होगा तो E कम होगा। तो इसीलिए देखिए मैंने क्या किया, जैसे जैसे मैं इस पॉइंट से दूर जा रहा हूं वैसे वैसे मैंने क्या किया, इस एरो की लेंथ को छोटा कर दिया, और ये जो एरो की लेंथ है वो क्या दर्शा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को दर्शा रही है। तो ये बेसिक चीजें जो आपको आती है। तो क्या क्या चीज सीखी, पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ कोई ना कोई एक क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से दर्शाते हैं, और ये जो लाइंस है वो एरो के रूप में जो दिखाई जा रही है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब एक चीज आप यहां और समझिए, एक यहां पर शब्द आएगा फ्लक्स, वो बहुत जरूरी है समझना हमारे लिए, क्योंकि गाउस का नियम पूरा का पूरा इस फ्लक्स पर ही आधारित होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी एक एरिया ले लीजिए, सपोज करो मैंने कोई एक रैंडम एरिया ले लिया dx, कोई भी एक एरिया ले लिया, ठीक है ना, ds। अब इस एरिया में से कहीं मान लीजिए कहीं पर कोई चार्ज स्थित है, कोई भी मान लीजिए चार्ज है, उस चार्ज से ऐसे रेखाएं निकल रही है, इस तरह से मान लो रेखाएं निकल रही है कोई भी, क्योंकि कोई भी चार्ज होगा तो उससे क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। तो कोई भी आपने जो एरिया लिया उस एरिया में से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, वो बल रेखा, वो जो क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। वापिस से सुन लीजिए, कोई एक चार्ज है, उससे चार्ज है तो उससे विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। आपने कोई भी एक रैंडम एरिया लिया जिसको मान लो मैंने कह दिया ds,
तो उस डीएस एरिया में से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है वो क्या दर्शाएगी, वो जो मैग्नीट्यूड होगा, वो जो परिमाण होगा, वो क्या दर्शाएगा, विद्युत फ्लक्स को दर्शाएगा। और इस विद्युत फ्लक्स को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, कोई भी क्लोज सरफेस है तो ई डॉट डीएस, ठीक है ना, ई डॉट डीएस जो होता है वो किसको दर्शाता है, वो फ्लक्स को दर्शाता है। इसको आप जनरली ऐसे फाई ई भी लिखते हो, क्या लिखते हो, फाई ई, क्या लिखते हो, फाई ई। तो ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे दर्शाते हैं, ई डॉट डीएस के रूप में, समझ गए। और फ्लक्स क्या हो गया, किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को दर्शाता है। अब ये संख्याएं ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर उस एरिया से गुजरने वाली संख्या बल रेखाओं की संख्या कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दो शब्द और आएंगे, एक कहलाता है आउटवर्ड फ्लक्स, एक कहलाता है इनवर्ड फ्लक्स, जिसको हम कहते हैं आगत फ्लक्स और निर्गत। किसी क्षेत्र से अगर निकल रहा है, जैसे मान लीजिए आपने एरिया लिया, अगर मान लीजिए फ्लक्स इस तरह से है, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट तो आपका इनवर्ड हो गया और ये वाला पार्ट आउटवर्ड हो गया। बस ये एरो की चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव के रूप में ले लेते हैं, इनवर्ड फ्लक्स को हम नेगेटिव के रूप में ले लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। होपफुली ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंतर्गत जाकर के इन चीजों को आप देखिए, सुनिए, छोटी छोटी वीडियो, आपको बहुत मजा आएगा। अब हम आते हैं हमारे मूल मुद्दे पर, गाउस का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। यहां पर हम सबसे पहले समझेंगे गाउस का नियम क्या है, उसका स्टेटमेंट, उसका एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को हम नोट करेंगे। फिर यहां पर आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। गाउस के नियम का एक आपके पास आएगा अवकल स्वरूप, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, और एक आपके पास आएगा समाकलन स्वरूप, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है ना। तो वो क्या है, उन सबको हम स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, जब मैं गाउस के नियम की बात करता हूं तो गाउस का नियम बेसिकली क्या दर्शाता है कि मान लीजिए, मैं इसको यहां दर्शाता हूं एक बार, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक विद्युत क्षेत्र मतलब कहीं पर भी कोई चार्ज है, तो चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, एक क्षेत्र होगा, जहां तक उसका प्रभाव है, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस है, ये कोई एक बंद सतह है, याद रखना बंद सतह, और वो कैसी है, काल्पनिक है, हमने कल्पना से बना ली। ये आप ऐसे भी बना सकते हो, ये आप ऐसे भी बना सकते हो, ये आप ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जिस चार्ज की आप बात कर रहे हो वो चार्ज उस बंद सतह के अंदर होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा बंद सतह के अगर बाहर है तो क्या होगा, वो मैं बताऊंगा उसका क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या समझा आपने कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र क्यों है, क्योंकि कोई ना कोई चार्ज है, और उस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अगर आपने कोई बंद सतह, ठीक है ना, कोई क्लोज सरफेस ली, तो उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई चार्ज है, चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ हमने क्या ले लिया, या जो भी चार्ज उसके चारों तरफ हमने कोई भी काल्पनिक बंद सतह ले ली, तो आपके सामने प्रश्न है कि उस बंद सतह से कितना फ्लक्स आउटवर्ड होगा, कितना फ्लक्स निर्गत होगा। तो वो जो फ्लक्स निर्गत होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वो गाउस के नियम ने फॉर्मूला देंगे उसके बराबर होगी। तो गाउस क्या कहते हैं कि किसी काल्पनिक बंद सतह से जो निर्गत फ्लक्स होता है वो उस काल्पनिक बंद सतह में उपस्थित आवेश, जितना भी आवेश है, और अपसाइलन का मतलब होता है विद्युतशीलता। आपने पढ़ा होगा, एक होता है अपसाइलन नॉट जिसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, एक होता है अपसाइलन जिसको हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। अगर मान लीजिए चार्ज किसी माध्यम में स्थित है तो वह हम अपसाइलन काम में लेंगे, और अगर ये चार्ज निर्वात में स्थित तो हम अपसाइलन नॉट काम में लेंगे। तो गाउस कहता है कि वो जो विद्युत फ्लक्स है वो उस बंद सतह में उपस्थित आवेश और अपसाइलन यानी जो आपका विद्युतशीलता है उसके अनुपात के बराबर होगा। अब मैं आगे लिखा है मैंने, उसको आप देखिए, मैं एक एक करके पूरी पिक्चर बना करके आपको दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मैंने यहां स्टेटमेंट लिखा है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। गाउस का नियम किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक, यहां लिखना भूल गया, काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स और इस बंद पृष्ठ में विद्यमान आवेश की मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाता है। यह तो हमने बताया क्या दर्शाता है, अब वो संबंध है क्या, वो ये रहा स्टेटमेंट। आपको एग्जाम में ये लिखना है कि इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ में विद्यमान आवेशों के बीजगणित योग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आवेशों के बीजगणित योग तथा अपसाइलन, अपसाइलन का मतलब होता है माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको पता है फ्लक्स को आप कैसे दर्शाते हो, फ्लक्स को हम दर्शाते हैं ई डॉट डी एस, और ये जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, जो भी बंद सतह आपने ली है उस बंद सतह में कितना आवेश है, उस आवेश को हम ऐसे लिखेंगे क्यू एनक्लोज्ड अपॉन अपसाइलन, क्योंकि अनुपात है। क्यू एनक्लोज क्या हो गया, यहां आगे लिख लीजिए, जहां क्यू एनक्लोज क्या है आपका, आप लिखिए काल्पनिक
बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग। और अपसाइलन क्या है उसको भी नोट कर लीजिए। अपसाइलन आपका क्या है, जो भी माध्यम है, माध्यम की विद्युतशीलता। और अगर मान लीजिए आप निर्वात में बात कर रहे हो, मैं एक फॉर्मूला और लिख देता हूं, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन अपसाइलन। दोनों ही सही है। अगर माध्यम है तो अपसाइलन लिख दीजिए, अगर निर्वात है तो अपसाइलन नॉट लिख दीजिए। यहां पर आगे आप लिख दीजिए अपसाइलन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, ठीक है ना। ये दो आपके पास फॉर्मूला आगे गाउस के नियम का ये स्टेटमेंट है, E डॉट डी एस इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट। अब देखो मैं आपको कुछ और टेक्निकल चीजें बताता हूं क्या है, ध्यान से देखिएगा आप। मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है Q1 जो एक बंद सतह, कोई मान लीजिए S1 है, ठीक है ना, या DS1 कह दीजिए, DS1 है उसमें स्थित है। एक कोई चार्ज Q2 है वो किसी एक दूसरी सतह DS2 में स्थित है। एक कोई चार्ज आपके पास मान लीजिए Q3 है जो इन दोनों से बाहर है। अब सपोज करो आपने केवल ये काल्पनिक पृष्ठ लिया, कौन सा, DS1। तो इस काल्पनिक पृष्ठ के लिए अगर मुझे गाउस का नियम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, क्लोज इंटीग्रल E डॉट DS1, ये आपका सतह हो गई कौन सी, DS1। ये लिखो तो लिखो, नहीं तो एक बात है, समझ गए आप। अब ये किसके बराबर होगा, गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि उस बंद सतह में जो भी आवेश है उनके बीजगणितीय योग और अपसाइलन के अनुपात के बराबर। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इस बंद सतह में कौन सा आवेश है, केवल Q1 है। आप ऐसा मत करना कि Q2 भी, ये सॉरी Q2 है, Q2 भी लिख दूं, Q3 भी लिख दूं, नहीं। गाउस का नियम स्ट्रिक्टली कहता है कि केवल आपको वही आवेश काम में लेने हैं जो उस काल्पनिक बंद सतह के अंतर्गत मौजूद हो। तो अगर आपको DS1 के लिए लिखना है तो आप क्या लिखोगे, Q1 अपॉन अपसाइलन। अब अगर मान लीजिए आपको इस DS2 के लिए लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो DS2 के लिए लिखोगे तो ऐसे मत लिख देना Q2, क्योंकि DS2 के अंतर्गत कौन कौन है, Q2 भी है, Q1 भी है, Q2 भी है और Q1 भी है। तो आप क्या लिखोगे, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन अपसाइलन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वापस ध्यान से सुन लीजिए। जब भी आप गाउस के नियम का इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखते हो तो सबसे पहले आपको एक काल्पनिक बंद सतह का चयन करना पड़ेगा और फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि अगर मुझे उस काल्पनिक बंद सतह से निर्गत फ्लक्स निकालना है जो कि E डॉट ds के बराबर होता है, तो पहला काम मेरा यह होगा कि मैं ये चेक करूंगा कि उस बंद सतह में कितना आवेश है। तो वो जितना भी आवेश है और जिस माध्यम में हम बात कर रहे हैं उस माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात को आप लिख दीजिए, वही आपके निर्गत फ्लक्स को दर्शा देगा। समझ गए। अब एक शब्द हमने बोला था बीजगणितीय योग, उसको भी आप समझिए, इंग्लिश में कहते हैं उसको एल्जेब्रिक सम। कैसे, सपोज कीजिए इसी में अगर बात करता हूं, मान लीजिए Q1 आपका है 5 माइक्रोकूलम, Q2 आपका है मान लीजिए 3 माइक्रोकूलम। तो जब मैं पहले वाले की बात करूंगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंगल चार्ज है तो सम करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस DS2 की बात करूंगा तो मैंने Q1 प्लस Q2 लिखा है, तो Q1 तो है मेरा प्लस 5 माइक्रोकूलम, Q2 बार बार लिखने में गलती हो रही है, Q2 है मेरा -3 माइक्रोकूलम। तो मेरे पास जो एल्जेब्रिक सम आएगा, जिसको मैं क्या कहूंगा, जिसको मैं देखो ऐसे लिखता हूं Q एनक्लोज्ड, तो वो कितना होगा Q1 प्लस Q2, और इसका मान क्या होगा +5 -3, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, और जो भी दोनों में से ज्यादा होगा उसका साइन आ जाएगा। अगर माइनस आवेश ज्यादा है तो माइनस साइन आ जाएगा, प्लस आवेश ज्यादा है तो प्लस साइन आ जाएगा। अगर प्लस साइन है तो फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा, अगर माइनस साइन है तो फ्लक्स ऐसा लग रहा है जैसे अंदर की तरफ आ रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज आपको पता चल गई, क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। जिस काल्पनिक बंद सतह की हम बात करेंगे, आपका मेन काम वही रहेगा कि उस बंद सतह में कितना आवेश है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। उस सतह के बाहर जो भी आवेश है उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो फ्लक्स में कोई योगदान देने वाला नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम एक चीज और लाते हैं, देखो यहां आप समझिए एक चीज और, 2-3 चीजें मैं और लिखूंगा। देखो स्टेटमेंट का काम तो हो गया, स्टेटमेंट का काम हो गया, और जो फॉर्मूला लिखा है वो आपके हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे गाउस का नियम तो ये लिखिए और ये फॉर्मूला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब चीजें तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं ताकि चीजें कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आपके और मजबूत हो, ताकि आपको पता तो चले हाँ वाकई क्या चीज है। ये इस तरह से आपको समझता है बंद सतह का क्या मतलब है। अब एक चीज हम यहां पर और नोट करते हैं, देखो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं वो मैं आपको बताता हूं।
हाँ, यहां पर आप एक लाइन ये भी लिख लीजिए, ये जब आपने लिखा है ना तो ये एरो लगा के एक लाइन लिख लीजिए आप, ये काम आएगी आप बहुत। बंद, या इसको ऐसे लिखिए, काल्पनिक, काल्पनिक बंद सतह के बाहर स्थित आवेशों का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बता चुका हूं। ये रहा देखो कि कोई भी सतह ली उसके अंतर्गत जो आवेश है केवल उसका ही मतलब, उसके बाद जो भी आवेश है उसका फ्लक्स में कोई योगदान नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि सपोज कीजिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो जैसे मान लीजिए आपने ये कोई Q1 लिया और ये आपने कोई एक काल्पनिक सतह ले ली जिसको मैंने कह दिया DS1, यही Q1 है, और आपने कोई, सॉरी ये कुछ हो गया मिस्टेक, मैं इसको चेक करता हूं, एक रुको। हाँ देखिए यही Q1 है और मैंने मान लीजिए कोई काल्पनिक सतह आपकी इस तरह से ले ली, ये कोई DS2, अलग अलग। अब इसको मैं दोनों को साथ बनाता हूं, देखो आप एक बार, ये Q1 है, ये मान लीजिए कोई DS1 है और ये मान लीजिए कोई DS2 है, ये DS2 और ये DS1। तो मुझे बताइए क्या इस प्रकार से, आवेश तो आपका Q1 ही है, आवेश में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैंने दो काल्पनिक सतह ले ली, एक S1 और एक DS2। तो क्या अगर मैं DS1 लेता हूं तो फ्लक्स का मान अलग आएगा और DS2 लेता हूं तो फ्लक्स का मान अलग आएगा या सेम आएगा? ये आपको सोचना है। तो कहने का मतलब है क्या, जो भी आपका सरफेस है उस सरफेस की जो साइज है क्या फ्लक्स उस पर डिपेंड करता है या नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा, अभी मैं लिख दूंगा कि अगर हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स का मान इस सतह की साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ये DS1 लो, DS2 लो या इससे भी छोटा कोई ले लो। ध्यान क्या रखना है आपको कि जो भी बंद सतह ले रहे हो वो आवेश उसके अंतर्गत होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। आपने कितना ही बड़ा सरफेस ले लिया, मान लीजिए मैं जिस रूम में खड़ा हूं उसमें चार्ज रखूं, चाहे मैं कोई माचिस की डिब्बी लेकर के उसमें चार्ज रखूं या उससे भी कोई छोटी चीज लेकर के आप उसमें भी चार्ज रखिए, लेकिन अगर तीनों ही प्रकार की आपने सतह ली और उस सतह के अंतर्गत आवेश सेम है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि उस सतह से निर्गत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, विद्युत बल रेखाओं के रूप में हम दर्शाते हैं इस तरह से, देखो। और विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, किसी न किसी पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। तो आप खुद देख लीजिए, क्या देखोगे कि चाहे मैं ये सतह ले रहा हूं तो भी इससे कितनी रेखाएं गुजरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 ले रहा हूं तब भी 8 है, ये वाला ले रहा हूं तब भी 8 है, रेखाएं तो उतनी कितनी गुजर रही है। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है, किसी भी एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो गुजर रही है वो संख्या ही क्या दर्शाती है, फ्लक्स को दर्शाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर एक चीज आप क्या नोट करोगे, इस तरह का छोटा सा डायग्राम बनाइए और एक चीज मैं आपको नोट कराता हूं, वो लिखिए आप लिखोगे, मैं यहां लिख देता हूं, रुको, आप लिखो फ्लक्स, या इसको एक काम करते हैं, थोड़ा नेक्स्ट पेज पर अच्छे से लिखते हैं। आप लिखो फ्लक्स का मान काल्पनिक बंद सतह के आकार यानी साइज पर निर्भर नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपको ऐसा लगेगा गाउस लॉ रियलिटी में आपने अभी समझा है, ठीक है ना। केवल स्टेटमेंट याद करना पर्याप्त नहीं होता, स्टेटमेंट तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई। तो एक चीज और क्या पता चल गई कि जो फ्लक्स है उस फ्लक्स की कैलकुलेशन जब वो करते हैं तो जो आप काल्पनिक बंद सतह बनाते हो उसकी साइज क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान बस यही रखना है कि आपने अलग अलग सतह बनाई हो लेकिन उन सभी सतहों के अंतर्गत आवेश जो है वो समान होना चाहिए। मेन चीज क्या है, आवेश पर वो निर्भर करता है। अगर आवेश डिफरेंट है, उसकी मात्रा अलग है, तो सतह अलग होगी या सेम होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फ्लक्स अलग ही होगा। लेकिन अगर सतह डिफरेंट है, उसकी साइज छोटी है, किसी की साइज बड़ी है, लेकिन उसके अंदर अगर आवेश समान है तो सभी सतहों से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। फ्लक्स का मान काल्पनिक बंद सतह काल्पनिक बंद सतह के आकार, काल्पनिक बंद सतह के
आकार पर निर्भर नहीं करता है। अब एक दूसरी बात और आ रही है, मान लीजिए सपोज करो आपने फ्लक्स निकाला, सपोज करो पहले ये बंद सतह इसमें Q यहां पर था, अब एक मैंने यही बंद सतह ली इसमें Q मैंने यहां कह दिया, अब मैंने यही बंद सतह ली इसमें मैंने Q यहां कह दिया, तो मैंने क्या किया, Q की लोकेशन को चेंज किया। तो क्या इस Q की लोकेशन को चेंज करने से भी इस बंद सतह से, एक बंद सतह ये, एक बंद सतह ये, एक बंद सतह ये, तीनों सेम हो, थोड़ी बनने में डिफरेंस होगी लेकिन तीनों सेम है, तो क्या लोकेशन चेंज करने से इस बंद सतह से निर्गत फ्लक्स में परिवर्तन होगा? यह भी ध्यान रखना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट गाउस के लॉ में सिर्फ इतना है कि जो भी काल्पनिक बंद सतह आप ले रहे हो उसके अंतर्गत आवेश की मात्रा आप चेक कर लीजिए, वो आवेश कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस बंद सतह के अंतर्गत जितना भी आवेश है केवल उसी का योगदान होता है फ्लक्स में। तो यहां आप एक लाइन ये भी लिख लीजिए, आप क्या लिखोगे, फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान काल्पनिक बंद सतह में मौजूद आवेश की स्थिति, जिसको हम कहते हैं आवेश की स्थिति या लोकेशन स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता है। तो यह कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। तो क्या चीज हो गई, साइज ऑफ सरफेस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइज ऑफ सरफेस पर फ्लक्स डिपेंड ही नहीं करता है। दूसरा, लोकेशन ऑफ चार्जेस, उस पर भी फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। तो अगर वन वर्ड लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सरफेस एंड लोकेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, किसी भी काल्पनिक बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उस काल्पनिक बंद सतह के आकार और उस काल्पनिक बंद सतह में स्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। उन दोनों को मैंने कंबाइंड रूप से बोला, ये दो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके गाउस का नियम हो गया। तो गाउस के नियम से जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो एक चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, आपने 12th क्लास में किए भी होंगे, किसी स्फीयर के कारण किया होगा, सिलेंडर के कारण किया होगा, वायर के कारण किया होगा, तो आप क्या करते थे, हमेशा एक काल्पनिक गाउसियन सतह बनाते थे। तो गाउसियन सतह का मतलब क्या हो गया, आप एक ऐसी सतह बनाओगे तो उसके अंतर्गत जो भी चार्ज होगा वो फ्लक्स में क्या कर देगा, योगदान दे देगा। तो ये गाउस का नियम था। देखो इतना लंबा चौड़ा मैंने 15-20 मिनट तक की बातें बताई है, काम की बात तो आपके सिर्फ परीक्षा के हिसाब से हो। एक मिनट चल नहीं रहा, मैं चेक करता हूं, एक मिनट। काम की बात के स्टेटमेंट तो आपका सिर्फ ये है, ये वाला स्टेटमेंट, बस ये आपको एग्जाम में पूछे तो आपको यही लिखना है। और ये अब देखो, अब हमने इसके साथ एक बात और की थी कि आपको गाउस के नियम का अवकल और समाकलन स्वरूप भी लिखना है। तो देखो समाकलन स्वरूप तो ये रहा क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है, तो ये इसका क्या एक तरह से समाकलन स्वरूप है, किसका, गाउस के नियम का, इंटीग्रेशन E.ds Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन या Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका हम अवकल रूप लेकर के आते हैं, वो कैसे होगा उसको भी आप एक बार नोट कीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो समाकलन स्वरूप तो हो गया। अब देखो जब हम अवकल स्वरूप की बात करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको यही बता देता हूं। अवकल स्वरूप के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक बंद सतह ds ली है। एक चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, दो वर्ड होते हैं। जब हमने डाइवर्जेंस और कर्ल की बात की है और नहीं की है तो हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको मैं ये वाला लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, डाइवर्जेंस कर्ल वाले, ठीक है ना, वो भी आप देखिएगा। दो शब्द बार बार काम आते हैं, ध्यान रखिए। कोई भी जो आयतन होता है ना, जैसे मैं मान लो मैं इस रूम में खड़ा हूं तो ये रूम का अपना क्या एक वॉल्यूम है, लेकिन ये वॉल्यूम कब बनता है, जब ये पूरा पैक हो। और पैक किससे होता है, सतह से होता है। जैसे मान लीजिए रूम है तो इसकी एक सतह ये है, एक सतह ये है, एक सामने की, एक इधर की, एक ऊपर की, एक नीचे की है, और ये सारी सतह क्या बंद है। तो बंद सतहों से हमेशा क्या बनता है, एक आयतन बनता है। तो एक शब्द बार बार काम आएगा, किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आयतन। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आयतन, वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। कोई भी आयतन होगा वो हमेशा बंद सतह द्वारा परिबद्ध होगा, और कोई भी सतह अगर बंद रूप में है तो वो हमेशा आयतन का निर्माण करेगी। और एक शब्द बार बार आता है, एक लूप होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसका अपना एक क्षेत्रफल है। तो जैसे एक लाइन यहां चली ऐसे, ये लाइन ऐसे चली, ये ऐसे चली और ये ऐसे चली, ये पूरा क्या बन गया, एक लूप बन गया। तो ये बनाता है एक क्षेत्रफल। तो हमेशा ध्यान रखिए, पृष्ठ जो होगा, सतह होगा, अगर वो बंद है तो आयतन बनाती है, और इस प्रकार से जो रेखाएं होती है, ठीक है ना, जो लाइंस होती है, ये लाइन अगर बंद है तो वो क्या बनाती है, आपका क्षेत्रफल बनाती है। तो ये जो ds क्षेत्रफल है, ये ds क्षेत्रफल जो हमने इस तरह से बनाया था, आपके देखो ये अब 2 डायमेंशन पर तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बेसिकली ये क्या है, एक आयतन को परिबद्ध कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कैसे बताऊं एग्जांपल के रूप में, मेरे पास कोई चीज
मौजूद हो। हाँ, इस बुक को ही पकड़ लीजिए आप, ये बुक समझ लीजिए। बुक्स की क्या देखो 3 डायमेंशन है, एक ये और एक ये, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये पूरा आयतन है। लेकिन आपको 2 डायमेंशन पर तो क्या दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखेगा, तो केवल एक पृष्ठ दिखेगा। एक तरह से ये डीएस है, लेकिन ये डीएस वो नहीं, ये डीएस, ये पूरा डीएस है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये जो डीएस है वो डीएस अपने चारों ओर क्या, एक आयतन को समेटे हुए है। जो भी बंद पृष्ठ है आपका वो क्या, एक आयतन को समेटे हुए है। आपको अगर और अच्छे से समझना हो तो मैं इसको यहां और अच्छे से बता सकता हूं। देखो ऐसे, जैसे मान लीजिए ये आपके पास आपने बनाया, ये क्या है, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे है, एक ये सामने की सतह, एक पीछे की, एक ऊपर की, एक नीचे की, एक दाएं और एक बाएं, ये सभी सतह बंद होकर के क्या बनाती है, एक आयतन बनाती है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो क्यू एनक्लोज्ड है, वो क्यू एनक्लोज्ड क्या है कि ये जो डीएस सतह है, वो डीएस सतह जिस आयतन को निर्मित कर रही है उस आयतन के अंदर स्थित आवेश है। यहां मैं लिखा भी देखो, काल्पनिक बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणित योग। इसको अगर थोड़ा और रिफाइनमेंट तरीके से लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, काल्पनिक बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आयतन में स्थित। मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आगे लिख देता हूं, बहुत जरूरी है ये लाइन, ठीक है ना। यहां मैं लिखता हूं लाइन, उसको आप नोट कीजिए एक बार, क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा और हमें उतना मजा नहीं आएगा। यहां लिख लीजिए अलग से आप, सिर्फ समझने के लिए। क्यू एनक्लोज क्या है, काल्पनिक बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आयतन में स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग, ये चीज है। ये डीएस है पृष्ठ, लेकिन वो पृष्ठ एक आयतन को समेटे हुए। अब जब हम आयतन की बात करते हैं तो हमने 3 प्रकार के चार्ज डेंसिटी पढ़ी है। एक आपने पढ़ा होगा लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसी लाइन के अलोंग आप निकालते हो। एक आपने पढ़ा होगा सिग्मा, जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, जो एक सतह पर होता है। एक होता है रो, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मान लीजिए जिस वॉल्यूम की आप बात कर रहे हो, जैसे मान लीजिए डीएस है, ये डीएस पृष्ठ है, ये डीएस क्या है, एक ऐसी बंद सतह जो एक आयतन को अपने अंदर समाये हुए है। तो अगर उस आयतन के अंतर्गत आवेश समान रूप से वितरित हो और उस आवेश का आवेश घनत्व क्या हो, रो हो, तो हम लोग जानते हैं हम रो को कैसे लिखते थे कि मान लीजिए अल्पांश आयतन आप लेते थे डीवी, तो डीवी में मान लीजिए कितना आवेश था, डीक्यू था, तो एकांक आयतन में कितना हो जाएगा, डीक्यू अपॉन डीवी। ये जो आप लिखते थे ना डीक्यू अपॉन डीवी, या इसको कई बार हम इस तरह से भी लिखते थे डीक्यू अपॉन डी टो, क्योंकि आयतन को हम डी टो से दर्शाते हैं। अब जनरली हायर स्टडीज में हम आयतन को डी टो से दर्शाते हैं। छोटी क्लासेस में आप आयतन को डीवी लिखते थे, अब हम डी टो लिखते हैं। तो ये आप जानते हो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। रो क्या होता है, डीक्यू अपॉन डी टो। सिग्मा क्या होता है, डीक्यू अपॉन डीए। और लैम्बडा क्या होता है, डीक्यू अपॉन डीएल। लंबाई, एकांक लंबाई में आवेश, रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व, एकांक आयतन में आवेश, आयतन आवेश घनत्व। तो मैंने क्या कहा कि मान लीजिए जो आपके पास डीएस क्षेत्र से परिबद्ध आयतन है, उसमें आवेश समान रूप से वितरित हो। समान रूप से वितरित होना जरूरी है, अदरवाइज फिर ये आप फॉर्मूला लिख पाओगे। और समान रूप से नहीं भी है तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे पार्ट ले लो, इस तरह से छोटे छोटे आयतन के पार्ट ले लो। और हर आयतन क्या, मान लीजिए उसमें क्या है, डीक्यू है और ये डीवी है, तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या दर्शाएगा, रो को दर्शाएगा। तो यहां से आपको अगर पूरा आवेश लिखना हो, ठीक है ना, ये तो डीक्यू आवेश हो गया। ये डीक्यू आवेश किसके बराबर होगा मुझे बताओ, यहां से ये जो डीक्यू आवेश है वो किसके बराबर होगा, रो डीवी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रो डीवी के। अब पूरे पृष्ठ में कितना आयतन होगा, आवेश होगा, तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए आपको पूरे पृष्ठ में आवेश, जिसको हम क्यू एनक्लोज कहते हैं, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू, और उसको आप ऐसे लिखोगे रो डी टू या डीवी। तो यही मैंने आगे लिखा है, देखो। यदि काल्पनिक बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश आयतन में समान रूप से वितरित हो तथा आवेश घनत्व रो हो, तो क्यू एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, रो डी टू हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर जो भी है 2 दे दीजिए, 1 आपकी वो पहले वाली थी, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें एक चीज और नोट करनी है। मैंने आपको गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय समझाया था, वो कहां मिलेगा, वो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंतर्गत मैं अभी डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। और नहीं तो मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज में मैंने आपको गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स का थ्योरम दोनों बताए थे, स्टेटमेंट बताए थे। गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में और पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में बदलता है। तो यहां पर आप एक लाइन लिखिए, गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से आप क्या जानते हो, गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी इस प्रकार का पृष्ठ समाकलन है, तो वो किसके बराबर होगा, आयतन समाकलन, और यहां आप उसको लेना पड़ेगा डाइवर्जेंस डेल डॉट ई, और यहां पर आ जाएगा डी टू। ये आप लोग जानते हो।
ई डॉट डी एस इक्वल टू डेल डॉट ई डी टू। ये गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, ये आयतन समाकलन, ये पृष्ठ समाकलन। तो अब आप क्या करोगे, जो इक्वेशन 1 है उसमें इसका यूज ले लीजिए। आप कैसे लोगे मैं बताता हूं। आप लिखिए समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है ना। तो आप देखो ई डॉट डी एस की जगह तो क्या लिख दोगे, ये आयतन v, ये डेल डॉट ई और ये डी टू। क्यू एनक्लोज जगह क्या लिखोगे, ये लिखोगे, ये लीजिए रो डी टू, ये आयतन v पर है और अपॉन में अपसाइलन। तो अब देखो इधर भी आयतन v पर ये डी टू, इधर भी आयतन v पर डी टू। तो एक तरह से इसको हम वैसे कैंसिल तो नहीं होगी लेकिन इसको हटा सकते हैं। अगर इसको समराइज करना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आप एक तरह से ये देखिए इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल डॉट ई बाहर आ जाएगा, इधर रो और अपॉन अपसाइलन बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, डेल डॉट डी क्या एक अदिश राशि है एक तरह से, क्योंकि इसका एक अदिश मान है वो समाकलन से बाहर। अंदर क्या समाकलन बचा, डी टू। इधर रो भी क्या है, एक फिक्स राशि है तो वो भी समाकलन से बाहर, अपसाइलन तो वैसे ही बाहर है। तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन डी टू। तो इंटीग्रेशन डी टू का मान तो समान होगा, तो ये इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये इधर भी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा, केवल डेल डॉट टी रो अपॉन अपसाइलन। तो ये जो आपका मान है वो किस रूप में, और डेल क्या होता है, डेल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डेल का मान क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड। तो ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये गाउस के नियम का हो गया डिफरेंशियल फॉर्म या अवकल स्वरूप। तो ये आपको करना है। तो इस पूरे लेक्चर को थोड़ा बड़ा बन गया लेकिन बहुत सी चीजें मैंने आपको बताई, आप इसको नोट भी कीजिएगा, काम की चीज। एग्जाम में क्या होगी, अगर आपसे एग्जाम में पूछे गाउस का नियम लिखिए 2 नंबर का, तब तो सिंपल सा वो 2 लाइन लिख करके और दोनों एक्सप्रेशन आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना, गाउस के नियम का अवकल तथा समाकलन स्वरूप लिखिए, तो आप पूरा गाउस का नियम का स्टेटमेंट लिखिए, फिर समाकलन स्वरूप तो सीधा सीधा आ जाएगा, फिर अवकल स्वरूप के लिए आपको ये लाइन लिखनी है। तो बाकी के जो पेजेस है, लगभग 6 पेज की वीडियो है, तो काम के आपके सिर्फ थर्ड और ये 6th यही काम का है। बाकी चीजें समझने की है और समझना बहुत जरूरी है। अब जब आप इस लेक्चर को ढंग से सुना समझोगे तो आपको इतना मजा आएगा, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। जब चीजें समझ में आती है, एक एक चीज पिक्चर की तरह हमारे सामने ओपन होती है, तो हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको हर चीज आसानी से याद हो जाएगी। और जब एग्जाम में अगर आप भूलने भी लगोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत साउंड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं लास्ट में इसको लिख देता हूं एक बार, यहां पर पूरा आप अलग से नोट ही कर लीजिए। गाउस का नियम, गाउस का नियम, इसको समराइज कर देते हैं। यहां पर हम लिखेंगे समाकलन रूप। तो समाकलन रूप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई डॉट डी एस, ये हो गया क्यू एनक्लोज्ड अपॉन अपसाइलन। और जब मैं अवकल रूप की बात करूंगा तो वो मेरा हो जाएगा डेल डॉट ई और वो होगा आपका रो अपॉन अपसाइलन। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपका काम बहुत आराम से चल जाएगा। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करूंगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।